जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके #जियो। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर क्लास 12th के सॉल्यूशंस का जिक्र कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ लिया है, कंसंट्रेशन टर्म्स सारी कर लिए हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी सारी कुछ कर लिया है, मोल फ्रैक्शंस, मोल वगैरह हमने सारी चीजें वहां पर कर लिया है। तो वो सारे के सारे लेक्चर्स जरूर देखना, तभी जाके हमें आगे ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिक्र करने वाले हैं, वो है यहां पर हेनरीज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर क्वेश्चंस आता है हेनरी लॉ का, जेई मेंस में क्वेश्चंस आता है, नीट में क्वेश्चंस आता है और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आता है। 2-2, 3-3 नंबर पे पूरा हेनरी लॉ लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए यहां पर हेनरी लॉ क्या होता है, अपनी कॉपी पेन उठा के जो है नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स बिल्कुल सिलेक्टिव नोट्स है, नोट्स ऐसे कोटा जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हेनरी लॉ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ क्या होता है, यहां पर एक बात समझ लेना कि हेनरीज लॉ ये जो है साइंटिस्ट का नाम है। हेनरीज क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। तो ये लॉ किसने दिया था, हेनरी ने दिया होगा। तो जिस तरह से मैं यहां पर लॉ लिख रहा हूं, उसी तरह से तुमने बोर्ड एग्जाम में भी, बोर्ड की कॉपी पे भी ऐसा ही लिखना है। तो जब भी हम कोई लॉ लिखें तो सबसे पहले वहां पर ये आता है कि गिवन बाय, वो किसने दिया है, किसने दिया है वो लॉ। तो हम बोल रहे हैं ये हेनरीज लॉ है, तो किसने दिया होगा बच्चा, हेनरी ने दिया होगा। तो हम बोलेंगे गिवन बाय हेनरी, ये हेनरी ने दिया है। ठीक, अब ये हेनरी ने, ये तो हमने पढ़ लिया कि हेनरी ने लॉ दिया है। क्या लॉ दिया है हेनरी ने, स्टेटमेंट क्या है उस चीज का, तो हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। तो नेक्स्ट बात आता है हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गिवन के बाद आता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या था, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या था। तो लॉ का स्टेटमेंट समझने के लिए पहले थोड़ा सा इस लॉ को समझ लेते हैं। तो लॉ क्या था बच्चों, हमारे पास हेनरी ने क्या बोला था कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है हमारे पास, इस तरह से यहां पर कोई भी लिक्विड है इस तरह से। हेनरी ने क्या बोला कि ये कोई लिक्विड है, क्या है बच्चा, ये कोई यहां पर लिक्विड है। अब इस लिक्विड पे अगर हम बात करें, इतना ये कंटेनर है, इस पे कोई लिक्विड है, क्या यहां पर कोई गैस प्रेजेंट होगी, ये खाली स्पेस में एनवायरमेंटल गैस होगी, जैसे O2, CO2, N2, यानी इस तरह से बहुत सारी यहां पर गैसेस होंगी। तो हेनरी ने क्या बोला कि अगर हम इन गैसेस पे ऊपर से जो है प्रेशर लगा दें, यानी कि अगर यहां पर पिस्टन लगा दिया, हमने ये पिस्टन लगा दिया और पिस्टन लगा के ऊपर से इसे प्रेशराइज कर रहे हैं, इसको ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं। तो हेनरी ने क्या बोला कि अगर हम यहां पर प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस यहां पर डिसॉल्व होंगी, ये गैस यहां पर डिसॉल्व होगी, और जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस यहां पर डिसॉल्व होगी। तो ये तो हमें भी पता था यार, यानी कि अगर हम किसी पे प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे तो अंदर दब जाएगा, अंदर घुस जाएगा। तो ये तो जनरली बात है, यानी कि इन जनरल है। तो ये तो हमें भी पता था, हमें पता तो था, लेकिन स्टेटमेंट किसने दे दिया, हेनरी ने दे दिया, और उसी के नाम पे ये लॉ आ गया बेटा, है ना। तो पता तो था हमें, लेकिन स्टेटमेंट तो नहीं दिया ना। स्टेटमेंट किसने दिया, हेनरी ने। तो उसकी वजह से जो है उसके नाम पे ये लॉ आ गया। ठीक, तो कुछ नहीं था लॉ, बहुत आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू। तो स्टेटमेंट समझिएगा, उसने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ गैस, क्या बोला, द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, कि अगर जितना ज्यादा प्रेशर हम बाहर से लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस की मात्रा यहां पर डिसॉल्व होगी। इज इट क्लियर। तो इसका डेफिनेशंस लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस, the amount of gas dissolve in liquid is directly proportional to the applied pressure। वो अप्लाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बहुत आसान है, तो समझ लीजिए ये हमने बात कर लिया। अब इसका हमने स्टेटमेंट तो कर लिया बच्चा, स्टेटमेंट तो कर लिया, फिगर से भी समझ लिया। अब आता है इसका एक्सप्रेशंस। तो इसका एक्सप्रेशंस कैसा होता है उस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे आता है
एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है कि जो प्रेशर है उस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रेशर को हम P मान रहे हैं। यहां पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस यहां पर डिसॉल्व। तो उस अमाउंट ऑफ गैस को अगर हम बात करें तो उसको मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो गया इसका ये एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशंस को अगर मैं ओपन करता हूं तो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यानी कि P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहां पर KH एक्स गैस। ठीक, ये KH हमारे पास क्या होता है, ये होता है बच्चों हेनरी कांस्टेंट। तो अगर हम बात करते हैं इस हेनरी कांस्टेंट के बारे में बाद में बात कर लेंगे। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, ये P इज इक्वल टू यहां पर आ गया हमारे पास हेनरी कांस्टेंट यानी KH, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस, यानी कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस। यहां पर क्या है, एक तो गैस है और एक लिक्विड है, तो दो यहां पर कंपोनेंट है। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस क्या निकल के आएगा इस तरह से, मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल किसका हो जाएगा, गैस का मोल प्लस लिक्विड का मोल, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्या है कि अगर मैं इस गैस को यहां पर डिसॉल्व कर रहा हूं, इस गैस के मोल को यहां पर डिसॉल्व कर रहा हूं, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर लिक्विड के मोल में गैस के मोल ऐड कर रहे हैं तो नेगलेक्ट फर्क पड़ता है यार। सिंपली इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए बहुत बड़ा समुद्र, यानी कि समुद्र तो अपने आप ही में बहुत बड़ा होता है, तो समुद्र है और समुद्र में जो है तुमने मान लीजिए एक बकेट पानी डाल दे, एक बाल्टी पानी डाल दे, कि समुद्र के स्तर पे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और पढ़ने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नेगलेक्ट फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही चीज यहां पर भी बात कर रहे हैं हम कि यहां पर अगर लिक्विड में गैस हम ऐड कर रहे हैं, दूसरे एग्जांपल से समझ लीजिए यार, मान लीजिए क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक पे हमने जो है गैस ऐड करी, तो क्या उसका वॉल्यूम एकदम बढ़ जाता है, नहीं, उसमें नेग्लिजिबल चेंज आता है, कुछ चेंज नहीं आता उसके वॉल्यूम में, यानी कि नेग्लिजिबल चेंज आता है। तो वही चीज हम यहां पर भी करेंगे। इसको अगर हम बोल रहे हैं मोल ऑफ गैस को हम लिक्विड के मोल में ऐड करेंगे तो नेग्लिजिबल चेंज आता है, और उस नेग्लिजिबल को हम यहां से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको हम यहां से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास सिंपली क्या आ गया निकल के, ये हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू KH, यानी कि हेनरी कांस्टेंट इनटू क्या आ गया, ऊपर तो वही रहेगा मोल ऑफ गैस अपॉन क्या आ जाएगा बच्चा, मोल ऑफ लिक्विड, मोल ऑफ लिक्विड, इस तरह से। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला निकल के आ गया, इसका एक्सप्रेशन निकल के आ गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये बात, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता है बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस इससे निकल के आता है। तो ध्यान दीजिए, ये तो हमें पता चल गया मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ लिक्विड, है ना। ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, ये इसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चा हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। अब इस हेनरीज कांस्टेंट की अगर बारे में बात करें तो सोच रहे होंगे कि इस हेनरीज कांस्टेंट की कोई वैल्यू होगी, पर इस हेनरीज कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। कांस्टेंट तो है लेकिन कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अब क्यों इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती तो उस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ये हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है कि हमने यहां पर कौन सा लिक्विड ले रखा है, लिक्विड का नेचर क्या है। तो हम बात कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड, किस पे बच्चा, नेचर ऑफ लिक्विड की, लिक्विड किस नेचर का हमने ले रखा है। मान लीजिए हमने वाटर ले रखा है एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में ऑयल ले रखा है, तो ज्यादा प्रेशर कहां पे लगाना पड़ेगा, ऑयल में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, वाटर में कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, दूसरी बात यहां पर जो दूसरी बात है, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस की कौन सी गैस जल्दी से जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, कौन सी गैस जल्दी से जल्दी घुल जाएगी, डूब जाएगी। तो देखिएगा, अगर हम नेचर ऑफ गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर ऑक्सीजन है, CO2 और N2 मान लीजिए, ठीक है, ये तीन गैस है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन का, यहां पर O2 का जो मोलर मास है कितना आ रहा है 32, यहां पर CO2 का 44, N2 का 28। तो कौन जल्दी डूबेगा, जिसका मास ज्यादा होगा। तो मास किसका ज्यादा है, CO2 का, तो CO2 यहां पर जल्दी से जल्दी डूब जाती है। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं यहां पर CO2 जल्दी से जल्दी घुल जा रही है तीनों गैसेस में से, तो इसका मतलब नेचर ऑफ गैस में भी ये डिपेंड कर रहा है। और लास्ट ये डिपेंड करता है किस पे बच्चा,
टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर। यानी कि भाई तुमने यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है कि नहीं। अगर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करोगे तो एक्सपेंशन होगा, यानी कि वो ऊपर, यानी कि प्रेशर का अपोजिशन करेगा वो चीज, ठीक है ना। तो ये भी जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर अगर हम यहां पर दे रहे हैं तो गैस डिसॉल्व होने की जगह क्या होगा, निकलेगी, बाहर निकलेगी वो गैस, एक्सपेंशन होगा यहां सिस्टम में। ठीक आया समझ में। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है हेनरी कांस्टेंट, इस वजह से इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो हर किसी लिक्विड के लिए ये अलग अलग, हर किसी सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू क्वेश्चंस में ऑलरेडी दी जाती है। तो इतना हमारे पास ये हो गया, स्टेटमेंट हो गया, गिवन बाय हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया। अब आता है इसका ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो हम बात कर लेते हैं हेनरी का ग्राफ, ग्राफ ऑफ हेनरीज लॉ, ग्राफ। अब ये ग्राफ किस किस के बीच में, बिटवीन प्रेशर्स एंड अमाउंट ऑफ गैस, बिटवीन प्रेशर्स एंड मोल फ्रैक्शंस। तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या जाता है, यहां पर समझ लीजिएगा, यह हमारे पास है। यहां पर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं प्रेशर की इस कोऑर्डिनेट में, और इस कोऑर्डिनेट में अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या जाता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन। तो ये यहां पर इसका ग्राफ भी हमारे पास निकल के आ गया है, बहुत आसान ग्राफ है ना। अब आता है इसकी एप्लीकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट कि ये अब अप्लाई कहां पर होता है, हेनरीज लॉ अप्लाई कहां पर होता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ पेपर में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ अप्लाई कहां पर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लीजिएगा तो जो हमारी बॉडी में ब्लड है, तो ब्लड क्या करता है बच्चा, ऑक्सीजन को कैरी करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन गैस उस ब्लड में डिसॉल्व हो रही है और वो जो है पूरा का पूरा क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन गैस इन ब्लड, है ना। तो ये सिंपली हम जो है सबसे पहले क्या बोल देंगे कि ऑक्सीजन गैस इन ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन गैस कैसे घुल रही है, कैसे डिसॉल्व हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, इस हेनरी की वजह से। प्रेशर लग रहे हैं ना, तो इस वजह से वहां पर अगर हम बात कर रहे हैं प्रेशर कहां पर, हम कहां पर लगता है वो प्रेशर एल्वोलाई में लगता है, जहां पर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। ब्लड लंग्स में जाता है ना, यानी कि हमने सांस लिया इस तरह से, तो ऑक्सीजन गैस लंग्स में गई। लंग्स में क्या होता है, एल्वोलाई होता है। एल्वोलाई में क्या होता है, गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी कि CO2 बाहर निकलता है और ऑक्सीजन गैस ब्लड के साथ डिसॉल्व होती है और फिर पूरी की पूरी बॉडी में लेके जाता है ना। तो वही चीज है कि ऑक्सीजन गैस वहां ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है। और किसकी वजह से डिसॉल्व होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से और प्रेशर लगने की वजह से। तो वो प्रेशर, यानी कि अगर वहां पर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गैस वहां पर डिसॉल्व होगी। इज इट क्लियर, ये हो गया। दूसरी बात अगर हम बात कर लीजिएगा, दूसरी बात हम इसका एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस डिसॉल्व हो रही है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक यानी ड्रिंक का ढक्कन खोला, यानी पता चला बियर की बोतल का ढक्कन खोला, या फिर कोई भी कोका कोला कुछ कोई भी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोला, तो इस तरह से ढक्कन खोलते हैं, इस तरह से आवाज आती है ना। तो वो जो है वो गैस कौन सी होती है जो निकल रही होती है, वो CO2 गैस होती है जो उस कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व होती है और इस तरह से खोलने से करके वो ऊपर निकलती है। तो वो हम क्या बोलते हैं, CO2 गैस इन कोल्ड ड्रिंक, या ड्रिंक बोल दीजिए, है ना, या फिर कोल्ड ड्रिंक बोल दीजिए यार, कोल्ड ड्रिंक ठीक, CO2 गैस डिसॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरह से एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आता है, इससे ये क्वेश्चंस निकल के आता है कि जो है बात करें जो हिल एरिया में रह रहे हैं उनमें RBC ज्यादा होते हैं और प्लेन्स में रहने वालों में क्या होता है, RBC कम होती है। ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिल एरिया में अगर देखें, यानी कि पहाड़ों में देखें, तो वहां पर जो है ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो वहां पर जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा RBCs बनती है। तो RBC यानी कि ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल बनती है, लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं, जो कि ऑक्सीजन को पकड़ देता है और ट्रैप करके जो है कैरी करता है। तो वहां पर पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इस वजह से वहां पर क्या है, RBC ज्यादा है। पर लेकिन प्लेन्स एरिया में क्या अगर बात करें तो प्लेन्स एरिया में क्या होता है बच्चों, यहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। इस वजह से यहां पर RBC काउंट क्या होती है, प्लेन्स एरिया में कम होती है। ठीक है, समझ में आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह से निकल के आता है। तो हम यहां पर स्टार पॉइंट लिख लेंगे कि RBC
आरबीसी काउंट जो है, आरबीसी काउंट जो हिल एरिया वाले होते हैं, हिल्स एरिया वाले, उनमें ज्यादा होता है, और प्लेन्स वालों में क्या होता है, प्लेन्स वालों में क्या होता है, ये कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर हिल एरिया में क्या होता है, क्योंकि हिल एरिया में अगर हम बात करें, क्योंकि हिल्स एरिया में, हिल एरिया की बात करते हैं, हिल एरिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, इस वजह से वहां पर क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि जो मैदानी क्षेत्र है, यानी कि प्लेन वाले एरिया है, प्लेन्स वाले एरिया है, तो वहां पर जो है प्लेन्स में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, इसको पीपी लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम ग्रेटर। तो इस वजह से वहां पर आरबीसी काउंट इस तरह से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आता है ये, कॉम्पिटिटिव के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से पूरा का पूरा हेनरी लॉ समझ में आया। हेनरी लॉ देखो 3-4 नंबर में कैसा आता है, जब भी 3 नंबर में हेनरी लॉ आए तो बच्चे किस तरह से लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, या फिर कॉपी में क्या लिखते हैं, या फिर जब अब मैं भी कभी कॉपी चेक करता हूं तो बच्चे जो है बोल देता हूं कि डिफाइन हेनरी लॉ, और 3 नंबर आगे दे दिया, तो 3 नंबर आगे दे दिया, बच्चा क्या बोलता है, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिख देता है, बस द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, और बोलता है सर मुझे पूरे के पूरे 3 नंबर क्यों नहीं दिए। अब क्वेश्चंस का औकात तो देख ले, क्वेश्चंस के औकात के हिसाब से तो क्वेश्चंस कर, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि तू 3 नंबर का क्वेश्चंस है और 1 नंबर के औकात जैसा तू वहां पर डेफिनेशंस दे रहा है, बस डेफिनेशंस दे रहा है, तो 1 नंबर की औकात है तेरे आंसर की, तो 1 ही नंबर तो मिलेगा। लेकिन अगर पूरा अच्छे से इस तरह से लिखेगा तभी जाके 3 नंबर मिलेगा। यानी कि बात कर लीजिएगा कि इस तरह से पूरा का पूरा यहां पर हर एक स्टेप वाइज हमारे पास ये निकल के आता है हेनरी लॉ। तो हमें इसी तरह से यहां पर लॉ लिखना है ताकि हमारा सारा का सारा पोर्शंस कवर अप हो जाए। 1 नंबर यहां स्टेटमेंट में हो जाए, 1 नंबर यहां एक्सप्रेशंस में हो जाए, 1 नंबर एप्लीकेशंस के साथ साथ ग्राफ में भी हो जाए, तो तब जाके हमारे पास पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो अच्छे से आ गया हेनरी लॉ, छापिएगा। अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे ये 2 क्वेश्चंस हमारे पास हेनरी लॉ के दे रखे हैं, पहला ये दूसरा ये, तो समझ लेते हैं दोनों क्वेश्चंस कैसे करने। बहुत आसान है, ऐसे जैसे लड्डू। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज इतना। इसका मतलब यहां पर हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा, हमारे पास क्या दे रखा बेटा, क्या दे रखा बच्चा, KH दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब बोल रहा है द मोल फ्रैक्शंस ऑफ N2 इन एयर, यानी कि ये मोल फ्रैक्शंस हमें N2 का दे रखा है, NX मोल फ्रैक्शन इतना दे रखा है। व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम डिसॉल्व इन 100 मोल ऑफ वाटर्स, यानी कि ये वाटर का मोल दे रखा, लिक्विड का मोल दे रखा, और प्रेशर इतना दे रखा। यानी कि गिवन हमारे पास क्या क्या चीज है, अगर हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं तो हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखो हमारे पास मोल्स ऑफ लिक्विड दे रखा है, यानी कि N लिक्विड दे रखा है, मोल्स ऑफ लिक्विड यानी कि वाटर के मोल्स दे रखे हैं हमारे पास 100 दे रखे हैं। इज इट क्लियर? हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, KH दे रखा है 1 × 10⁵ ATM, है ना। और साथ साथ तो यहां पर ये प्रेशर जो दे रखा है, ये प्रेशर किसके लिए दे रखा है, लिक्विड के लिए प्रेशर दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 ATM। तो अगर इस 5 ATM लिक्विड के लिए दे रखा, हमें N2 के लिए प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ N2, और मोल फ्रैक्शंस ऑफ N2 क्या है बच्चों, 0.8। इस तरह से तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहां से ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना है, 5 × 0.8, यहां से निकल के आएगा PN2, और PN2 हमारे पास क्या निकल के आ गया, आसानी से क्या आ गया, चलिए यानी कि 4 निकल के आ गया, 4 ATM। अब हमारे पास यहां पर प्रेशर ऑफ N2 भी निकल के आ गया, कितना, 4 ATM। अब हमें क्या निकालना है, मोल ऑफ N2, NN2 निकालना है। तो NN2 कैसे निकालेंगे देखिएगा, हम बोलेंगे बाय हेनरीज लॉ के अनुसार हमारे पास हेनरी लॉ क्या था, प्रेशर्स इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन किस तरह से, N लिक्विड N गैस
एन गैस हमारे पास क्या है N2 अपॉन एन लिक्विड, लिक्विड क्या है NH2O। तो देख लीजिएगा हमें क्या चाहिए, हमें NN2 चाहिए, तो NN2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा यानी कि प्रेशर ऑफ N2, ये प्रेशर ऑफ N2 है, N2 का प्रेशर इनटू NH2O डिवाइडेड बाय KH आ जाएगा बच्चा। तो यहां पर देखिए ये सॉल्यूशंस क्या निकल के आया, NN2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ N2 क्या निकल के आएगा 4 इंटू H2O NH2O क्या है 100 डिवाइडेड बाय KH, KH की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इसको जो है इससे कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे। तो इतना हमारे पास इसका मोल आ गया, हमारे पास N2 का मोल है ना, इतना मोल N2 आ गया। तो बहुत आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या है कि H2S टॉक्सिक गैस, एक जो है टॉक्सिक गैस है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड विद रूटन एग लाइक स्मेल, उसका जो है सड़े हुए अंडे की तरह उसकी स्मेल है और इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर्स एट STP इज इतना, तो यानी कि हमारे पास ये सॉल्युबिलिटी दे रखा है इतना m बोले तो मोलैलिटी, यहां पर इतना जो है मोलैलिटी दे रखा है। तो हमारे पास हम जब भी सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हम गिवन बोलेंगे कि मोलैलिटी, मोलैलिटी कितना दे रखा है बच्चा, हमारे पास 0.195 m दे रखा है। इसका मतलब इस m का मतलब होता है कि इतने मोल 1 kg सॉल्वेंट है ना, यही तो मोलैलिटी होता है। तो हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया, मोल ऑफ हमारे पास ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल निकल यानी H2S के मोल, H2S लिख दीजिएगा, H2S के मोल निकल के आ गए। ये हमारे पास H2S के मोल है और ये हमारे पास वेट है H2O का। तो हम अगर H2O का वेट निकल के देखें तो यहां पर मोल तो हमें H2S के पता चल गया, मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स निकाल के देखें तो वेट कितना है 1000 ग्राम यानी कि 1 kg यानी कि 1000 ग्राम अपॉन क्या होता है मोलर मास क्या होता है वाटर का 18 डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 55.5। ये इतना मोल किसका आ गया वाटर का। अब बोल रहा है कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो हेनरी लॉ अगर हम लगाएंगे प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू N गैस अपॉन N लिक्विड। तो देखो N लिक्विड तो हमारे पास ये आया, N गैस हमारे पास ये है, हमें KH निकालना है, KH इज इक्वल टू, एक बात सुन लीजिएगा, ये प्रेशर क्या होगा, इस प्रेशर की अगर हम STP पे बात करेंगे तो अभी देख लीजिए क्या होता है। KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा प्रेशर एट STP इंटू N लिक्विड अपॉन N गैस। तो एक बात ध्यान रखना, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना स्टार, जब भी प्रेशर STP NTP की बात हो तो प्रेशर की वैल्यू आती है बच्चों हमारे पास 0.987 बार, इतना जो है ये हमारे पास ऑलरेडी, हमें इसे याद रखना है, चाहे क्वेश्चन में दे रखा हो नहीं दे रखा हो पर याद रखना है 0.987 ये STP पे NTP पे प्रेशर निकल के आता है। तो KH इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यहां पर प्रेशर क्या है 0.987 इंटू N लिक्विड हमारे पास कितना है, ये आ गया यानी N लिक्विड हमारे पास कितना है 55 है ना, 55.5 अपॉन N गैस यानी कि H2S गैस का मोल कितना आएगा 0.195। तो इसको डिवाइड करोगे, इसको तोड़ा मोड़ी काटा पीटी करोगे, काटा पीटी करके ये आ जाएगा हमारे पास 282, इतना हमारे पास ये आ गया। बहुत ही आसान, बहुत आसान। तो इस तरह से यहां पर इसके क्वेश्चंस होते हैं। इज इट क्लियर, आया समझ में, छाप लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट लॉ की तरफ यानी कि रॉड्स लॉ, तो वो भी बहुत इजी है, हेनरी लॉ भी बहुत इजी है, ठीक है ना। आया समझ में, कुछ टॉपिक अगर रह गया होगा, कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं वहां पर बहुत ही आसानी से तुम्हारा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चा, छाप लीजिए।